गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शक्ति के लिए संघर्ष। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। वैसे तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट फिर भी मैं आप लोगों के सामने इसको आज डिस्कस करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। यथार्थवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति पर बल देता है। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रारंभिक स्तर रेनोल्ड नेबुर, स्पाइकमैन, एरिक कॉफमैन, E.H. कार आदि ने अपने विचार व्यक्त किए थे, परंतु यथार्थवाद का सैद्धांतिक रूप मोर्गेंथो ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में प्रस्तुत किया था। मोर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख कुंजी राष्ट्रीय हित है। मोर्गेंथो राष्ट्र हित को शक्ति कहकर पुकारता है। उसके अनुसार शक्ति साधन और साध्य दोनों है। मोर्गेंथो के अनुसार राजनीतिक शक्ति का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के कार्यों एवं व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ना है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ग्रुप लोगों का ये अपनी अर्थ है इसको इसमें रखा हुआ है, और एक ग्रुप इधर खींच रहा है इसको और दूसरा ग्रुप उसको अपनी साइड खींच रहा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पिक्चर मुझे लगी, तो मैंने सोचा आई शुड शेयर दिस पिक्चर विद यू। आप लोग इस पिक्चर को देख के क्या कुछ समझ पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मोर्गेंथो ने यथार्थवादी सिद्धांतों को 6 नियमों के रूप में प्रस्तुत किया, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके सामने डिटेल में डिस्कस किए थे। फिलहाल मैं सिर्फ 6 नियम ही आपके सामने बताऊंगी। अगर आप लोगों को उन नियमों को अच्छे से समझना है तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखें। पहला वाला जो नियम था वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रहित की प्रधानता। तीसरा इसका नियम है, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। चौथा, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। पांचवा, राष्ट्रीय नैतिक नियम सार्वभौमिक नैतिक नियमों से भिन्न होते हैं। और छठा नियम था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता पर बल। मोर्गेंथो ने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मोर्गेंथो यथार्थवादी सिद्धांत के अनुरूप 3 प्रकार की विदेश नीतियां बताते हैं। पहली है यथार्थ साम्राज्यवादी विदेश नीति, दूसरी है यथास्थिति विदेश नीति और तीसरी है प्रदर्शनकारी विदेश नीति। शीत युद्ध काल में अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वंद्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष को स्पष्ट करता है। स्वेज संकट, क्यूबा संकट जैसी घटनाएं इसे अच्छे तरीके से स्पष्ट करती प्रतीत होती है। 1960 और 70 के दशक में जब सोवियत संघ ने चीन विवाद के कारण चीन अमेरिका के साथ गठजोड़ किया तो नव शीत युद्ध की शुरुआत हुई। नव शीत युद्ध में स्टार वार्स कार्यक्रम को अपनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में चित्रित करता है। ये कोल्ड वॉर के टाइम का इमेज दिखा रखा है, और यहाँ पर जो क्यूबा क्राइसिस हुआ था 1962 में, ये उसका एक इमेज आप लोगों के सामने है। शीत युद्ध के विघटन के बाद उद्भवित शीत युद्धोत्तर काल ने भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत या शक्ति के लिए संघर्ष के रूप को स्पष्ट किया है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ शीत युद्ध के टाइम पर ही शक्ति के लिए संघर्ष दिख रहा था, बल्कि शीत युद्ध के जैसे शीत युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे बिंदु जो मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगी, उसमें क्लियरली दिखता है कि किस तरीके से शक्ति के लिए संघर्ष वहां पर विद्यमान था। तो पहला जो पॉइंट है इसमें शीत युद्ध के बाद का है, और वो है नई विश्व व्यवस्था। अमेरिका ने खाड़ी संकट 1 जो 1991 के बाद
खाड़ी संकट जो 1991 में हुआ था, उसके बाद अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था की घोषणा की। ठीक है, इसमें जो ये बताया गया है, इसमें दो तरह के दो या कई तरह के आपको छोटे-छोटे क्वेश्चंस निकलते दिखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके नेट के एग्ज़ाम या फिर जो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे या कोई पीजीटी का जो भी आपका एग्ज़ाम रहता है, उनमें ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इन पर थोड़ा अच्छे से आप फोकस कीजिए। जो खाड़ी संकट जैसे पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग, तो उसमें ये आएगा कि खाड़ी संकट 1 कि खाड़ी संकट पहला कब हुआ था, साइड में ईयर लिखा होगा, तो काफ़ी सारे साथ में 3-4 जैसे 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन खाड़ी संकट का होगा, दूसरा कोई और भी हो सकता है, तीसरा, चौथा ऐसे करके उनको मैच करना रहता है। तो उसमें जब आपको ये पता होगा कि खाड़ी संकट 1 1991 में हुआ था, तो आप अपना क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये संकट कब आया था, कब हुआ था, तो आपका क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों को छोटी-छोटी चीज़ें जो माइनर सी रहती है, उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये अमेरिका जैसे ये है कि नई विश्व व्यवस्था की घोषणा किसने की थी, तो इसका आंसर है अमेरिका। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि अमेरिका विश्व में पुलिसमैन की भूमिका अदा करेगा। जैसे ये जो इमेज है, ये इसको रिप्रेजेंट भी कर रही है कि किस तरीके से ये अमेरिका है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, और एक हाथ में गन लिए हैं, दूसरे हाथ में इसने स्वॉर्ड्स ली है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये एक पुलिसमैन का रोल प्ले करने की बोल रहा था कि मैं एक पुलिसमैन की भूमिका अदा करूँगा। इसी आधार पर अमेरिका ने हेती में हस्तक्षेप किया और 2003 में पुनः इराक पर आक्रमण कर खाड़ी संकट द्वितीय को जन्म दिया। तो आपको खाड़ी संकट 1 के बारे में भी पता होना चाहिए, खाड़ी संकट 2 कब आया था उसके बारे में पता होना चाहिए, अमेरिका ने ईरान पर कब आक्रमण किया था ये आपको ईयर पता होना चाहिए, और ये नई विश्व व्यवस्था की घोषणा किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए, और अमेरिका ने क्या कहा था कि वो किस तरह की भूमिका प्ले करेगा। तो ये देखो कई सारे क्वेश्चन इसमें से निकले, तो प्लीज़ फोकस कीजिए इन पे। और इन पे ही नहीं, बाकी जब भी आप कोई भी मटेरियल पढ़ते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस को निकाल के और उनके आंसर्स तैयार रखा करें। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि नाटो की भूमिका। नाटो अमेरिकी नेतृत्व वाला 1949 में बना सैनिक संगठन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से है कि नाटो का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर है 1949। इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। इसके माध्यम से अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है और करता आया है। वर्तमान अमेरिका पूर्व यूरोप में नाटो का विस्तार कर पूर्व यूरोप में रूस को घेरने का प्रयास कर रहा है। थर्ड इसका पॉइंट है वो है शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण में क्या होता है कि जो आर्मामेंट्स होते हैं इनका रिडक्शन और इनके एलिमिनेशन की बात की जाती है। वर्तमान में शस्त्रीकरण की बढ़ती होड़ यथार्थवादी सिद्धांत की प्रासंगिकता को स्पष्ट करती है। अमेरिका के द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास किया गया है। इसके विरुद्ध रूस ने चीन के साथ रक्षा मैत्री संधि की। रूस द्वारा निर्वात बम का परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया के द्वारा जापान के ऊपर जो मिसाइल का परीक्षण किया गया था वह भी शक्ति संघर्ष को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है आर्थिक शीत युद्ध। वर्तमान में जो परंपरागत सैनिक शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया है, आप सबको पता है इस बात का। परंतु वैश्वीकरण के युग में जो आर्थिक शीत युद्ध है वो आज भी बना हुआ है। यूरोपीय संघ और नाफ्टा के मध्य आर्थिक शीत युद्ध इसको स्पष्ट करता है। अमेरिका चीन के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार कर रहा है, तो यूरोपीय संघ जापान के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रूस का महाशक्ति की ओर पुनरुत्थान। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस प्राकृतिक गैस के भंडारों के बाद महाशक्ति की भूमिका की ओर पुनः अग्रसर हो रहा है। रूस अमेरिका का इराक, ईरान आदि मुद्दे पर विरोध कर रहा है। अमेरिका के नाटो के पूर्वी यूरोप विस्तार के विरुद्ध जो रूस है वो अमेरिका के विरोधियों जैसे वेनेजुएला, क्यूबा इनको संगठित करने का प्रयास कर रहा है। वह नाटो के विरुद्ध शंघाई सहयोग संगठन को सैनिक संगठन रूप देने का प्रयास कर रहा है, और वह अमेरिका के प्रभुत्व को रोकने के लिए बाल्कन क्षेत्र में सैनिक अड्डे का निर्माण भी कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर दक्षिण संघर्ष।
इसमें विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके विभिन्न जो मिनिस्ट्रियल लेवल की जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, और जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो होते हैं उसमें उत्तर दक्षिण संघर्ष काफी हद तक देखने को मिलता है, जो भी शक्ति के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिय विहार मंदिर विवाद कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। आसियान के दो देश हैं ये, कंबोडिया और थाईलैंड। इनके मध्य प्रिय विहार मंदिर विवाद जो है वो भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय हित को लेकर शक्ति के लिए संघर्ष विद्यमान है। ये वो टेम्पल है जिसको लेकर इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स और बेकार कंडीशन एक तरह से आप बोल सकते हैं। वो एक बार तो बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ गई थी। फिर जो ICJ है उसने 11 नवंबर 2013 को अपना फैसला सुनाया इसके बारे में कि पूर्व और पश्चिम में जो टेम्पल से सटी जो लैंड है, जिसे दक्षिण को पहले से ही कंबोडियाई और उत्तर को थाई के रूप में सहमति दी गई थी। उन्होंने बताया कि ये कंबोडिया की है और उस क्षेत्र में अभी भी मौजूद किसी भी थाई सुरक्षा बल को छोड़ देना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत पाक संघर्ष, जिसमें 1999 का कारगिल युद्ध, सीमा विवाद, नदी जल विवाद ये स्पष्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है और ये आज भी प्रासंगिक है। भारत पाकिस्तान के बीच में तो कई बार बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते रहते हैं, वो ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि जो ये संघर्ष हो रहे हैं ये सिर्फ शक्ति के लिए ही हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अरब इजराइल संघर्ष। इसमें अरब इजराइल संघर्ष जो 1949 से 50 के दशक में प्रारंभ हुआ, यह संघर्ष आज भी बना हुआ है। अनेकों अरब देशों तथा इजराइल के बीच चला आ रहा राजनीतिक तनाव तथा सैन्य संघर्ष अरब इजराइल संघर्ष कहलाता है। इस संघर्ष का मूल कारण 20वीं शताब्दी के अंत में यहूदीवाद तथा अरब राष्ट्रवाद का उदय होना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत चीन सीमा युद्ध। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से लेकर आज तक सीमा विवाद बना हुआ है। चीन आज भी कभी लद्दाख तो कभी नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठ करता रहता है। चीन भारत को घेरने के लिए भी अपनी जो नीति है वो बनाता रहता है बीच बीच में। प्लान ए के तहत हिंद महासागर में परमाणु पनडुब्बी तैनात करने का प्रयास कर रहा है। सेकंड में ये है कि अमेरिका से डियागो गार्सिया नौसैनिक अड्डे के मामले में सहयोग करने का इसने एक प्रयास किया है। और द्वीपमाला नीति के तहत यानी कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है उसके तहत भारत को चारों ओर से घेरने का ये प्रयत्न कर रहा है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा है, भारत भी अपने एफर्ट्स लगा रहा है उसको काउंटर करने के लिए। ये है ये वाली डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो रेड कलर में आपको दिख रही है। अब चाइना बड़ा ही धूर्त किस्म का इंसान है। ये वाला एरिया भी हमारा है, ये वाला एरिया भी हमारा है। ये क्या कहता है कि इस वाले एरिया को इसने मान लो कब्जे में ले लिया, फिर कहता है कि मैं आपको ये वाला एरिया दे दूंगा, इसके बदले में आप मुझे ये वाला एरिया पूरा सौंप दो, ठीक है। और जो 5 फिंगर की जो उसकी जो थियरी है वो भी काफी एक तरह से क्या ही बोले चाइना के बारे में। चीन भारत सीमा विवाद चीन और भारत के बीच दो अपेक्षाकृत बड़े तथा कई छोटे अलग अलग भूभागों की संप्रभुता को लेकर चल रहा क्षेत्रीय विवाद है। उसके बाद है कि विचारधारा के स्तर पर भी जो संघर्ष दिखाई देता है वो भी शक्ति के लिए संघर्ष का ही परिणाम है। वर्तमान में लैटिन अमेरिका में समाजवाद के उद्भव के बाद पूंजीवाद और जो वैश्वीकरण है इसका विरोध किया जा रहा है। यह भी यथार्थवाद की प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। यह बात सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के लिए संघर्ष पाया जाता है। अब ये देखें कि ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ संघर्ष ही पाया जाता है। शक्ति के लिए संघर्ष के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी देखने को मिलता है और सहयोग पाया भी जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियां तथा क्षेत्रीय आर्थिक संगठन इस बात को स्पष्ट करते हैं
इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी देखने को मिलता है। तो हम ये बात नहीं बोल सकते कि सिर्फ शक्ति के लिए संघर्ष ही देखने को मिलता है, यहाँ पर कोऑपरेशन भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू।